हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सिकरवार है और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए डिस्कशन में, जो कि है इम्पॉर्टेंट वॉर्स एंड ट्रीटीज रिलेटेड टू इज़राइल एंड पैलेस्टीनियन इशू। तो इज़राइल और पैलेस्टीन का इशू लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट वॉर्स और उससे जुड़ी हुई ट्रीटीज को डिस्कस करेंगे। अगर वॉर्स की बात की जाए तो दोनों ही देशों के बीच में 4 वॉर हुई हैं जिनको अरब इजरायली वॉर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ ट्रीटीज भी साइन होती हैं। इस लेक्चर के अंदर हम ये 4 वॉर को डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज को भी डिस्कस करेंगे, जिसके बाद जो करंट की सिचुएशन है वो हमें ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेगी। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो इस सीरीज के अंदर जो पहला माइलस्टोन है या पहला जंक्शन है वो है बेल्फर डिक्लेरेशन। बेल्फर डिक्लेरेशन की अगर बात की जाए तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि 1917 के अंदर इशू होता है उस समय के ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी द्वारा। ये एड्रेस किया जाता है ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के जो हेड हैं ब्रिटेन के अंदर उनको। और इस डिक्लेरेशन के अंदर ब्रिटेन पहली बार अपना मैंडेट, अपना ऑब्जेक्टिव जाहिर करता है कि पैलेस्टीनियन रीजन के अंदर जो अभी अभी ब्रिटेन के पास ऑक्यूपेशन में आया था ओटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, वहां पर ब्रिटेन चाहता है कि इजरायली होम स्टेट इस्टेब्लिश किया जाए। 1917 में ये डिक्लेरेशन सामने आता है और तभी से इजरायली होम स्टेट की मांग अक्रॉस द ग्लोबल फ्रेटर्निटी बढ़ने लगती है। इस डिक्लेरेशन के बाद और भी देश इस डिक्लेरेशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे यूएसए 1922 के अंदर अपने लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, वहां पर रेजोल्यूशन पास करता है इसके सपोर्ट में। और तभी से जो ज्यू कम्युनिटी है उसका माइग्रेशन बढ़ जाता है इस रीजन के अंदर। अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो 1922 के अंदर जूइश पॉपुलेशन इस रीजन में सिर्फ 9% थी, लेकिन 1935 आते आते ये पॉपुलेशन बढ़कर 27% हो जाती है। 27% होने के बाद अब आसपास के जो अरब नेशन हैं वो ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाते हैं कि यहाँ का जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है वो बदलता जा रहा है इस डिक्लेरेशन के बाद, और ब्रिटेन को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि डेमोग्राफिक कंपोजिशन इतनी तेजी से ना बदले इस रीजन का। ब्रिटेन उसके बाद यहाँ पर माइग्रेशन को बैन कर देता है, लेकिन उसी समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो जाता है और ज्यू कम्युनिटी के ऊपर जर्मनी में एक बहुत ही प्रताड़ना का दौर शुरू हो जाता है। उसके बाद इलीगल माइग्रेशन होने लगता है इस रीजन में, और देखते ही देखते इस रीजन का डेमोग्राफिक कंपोजिशन पूरी तरह बदल जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते और यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक रेजोल्यूशन एडमिट किया जाता है और उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इस रीजन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा आपका इजराइल स्टेट को दे दिया जाता है और दूसरा हिस्सा आपको पैलेस्टीनियन स्टेट को दे दिया जाता है, और इसी प्रिंसिपल को 2 स्टेट थ्योरी कहते हैं। अगर फर्स्ट वॉर की बात की जाए तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, 1947 में एक रेजोल्यूशन पास होता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। इसको यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 181 कहते हैं, और उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इस रीजन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, इजरायली स्टेट और पैलेस्टीनियन स्टेट को। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है, अरब नेशन इससे नाखुश होते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, क्योंकि ब्रिटेन ने उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर प्रॉमिस किया था कि अगर वो ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट ब्रिटेन का साथ देते हैं तो इस रीजन को अरब नेशंस को दे दिया जाएगा और वहां पर एक यूनिफाइड अरब स्टेट बना दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन अपना प्रॉमिस तोड़ देता है और ज्यू कम्युनिटी के माइग्रेशन को सपोर्ट करता है, और यूनाइटेड नेशन के इस रेजोल्यूशन से वो नाखुश होते हैं। तो जैसे ही 1948 के अंदर अरब ये जो इजराइल है अपना स्टेटहुड डिक्लेयर करता है, उसके दूसरे ही दिन एक अरब नेशन का कॉन्फेडरेशन वहां पर हमला कर देता है, इजराइल के ऊपर अटैक कर देता है। उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो टेरिटरीज इजराइल स्टेट को दी गई हैं उनको वापस लेना और इजराइल स्टेट के फॉर्मेशन का जो मैंडेट है उसको नकार देना। अब इस हमले के बाद इजराइल भी एक काउंटर अटैक करता है और जो ऑब्जेक्टिव था अरब नेशन का वो फुलफिल नहीं हो पाता। पैलेस्टीनियन रीजन को जो टेरिटरीज दी गई थी वहां पर भी इजराइल कब्जा कर लेता है। फाइनली यूएसए के इंटरवेंशन के बाद यहाँ पर आर्मिस्टाइज या जो सीज फायर है वो इस्टेब्लिश किया जाता है
और कुछ टेरिटरीज पैलेस्टीनियन रीजन को वापस कर दी जाती हैं। अब फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के बाद कुछ समय के लिए पीस बना रहता है इन दोनों ही के बीच में, लेकिन तभी कॉन्फ्लिक्ट फिर बढ़ जाता है और फिर से एक दूसरा इंपॉर्टेंट वॉर छिड़ जाता है जिसको सेकेंड अरब इजरायली वॉर के नाम से जानते हैं या स्विस वॉर के नाम से जानते हैं। अगर इस वॉर के पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो मेजर पार्टिसिपेंट हैं इसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में इजराइल भी इसको ज्वाइन करता है और ये वॉर छेड़ी जाती है इजिप्ट के अगेंस्ट। अगर मेजर कॉज की बात की जाए, क्या मेजर कॉज था इस वॉर को शुरू करने में, तो सुएज कैनाल के बारे में आप सभी ने सुना होगा। 1869 में ये कैनाल बनाया जाता है ताकि दूरी को कम किया जा सके एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले मैरीटाइम रूट की। और ये जो सुएज कैनाल था वो तभी से एक प्राइवेट कंपनी के पास था या जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास था जिसको सुएज कैनाल कंपनी के नाम से जानते थे। जैसे ही इजिप्ट आज़ाद होता है 1956 में, वहाँ की जो सरकार है वो फैसला करती है कि सुएज कैनाल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अभी ये जो कंपनी है और ये जो सुएज कैनाल है वो इजिप्ट की प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब इस फैसले के बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस इस फैसले से नाखुश होते हैं और वो इजिप्ट के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं, हमला लॉन्च कर देते हैं। इजिप्ट भी रिटेलिएट करता है, इजराइल भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इजराइल कुछ टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेता है इजिप्ट से। बाद में यूएसए को डर लगता है कि कहीं यूएसएसआर का एक्सपेंशन ना हो जाए इस रीजन के अंदर, इसीलिए वो दोनों ही के बीच में एज ए मिडिलमैन काम करता है और यहाँ पर सीज फायर इस्टेब्लिश हो जाता है। जो टेरिटरी ऑक्यूपाई करी थी इजराइल ने या यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने, वो वापस कर दी जाती हैं इजिप्ट को और यहाँ पर फिर से पीस इस्टेब्लिश हो जाती है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कंक्लूजन है सुएज वॉर का। लेकिन शांति बहुत समय तक बरकरार नहीं रहती। 1967 में फिर तीसरा वॉर होता है जिसको थर्ड अरब इजरायली वॉर के नाम से जानते हैं। इस अरब इजरायली वॉर को भी लीड कर रहा था इजिप्ट। 6 डे वॉर के नाम से भी इस लड़ाई को जाना जाता है क्योंकि ये जो वॉर है वो 6 दिन चली। अगर इस वॉर के कंक्लूजन की बात की जाए तो यहाँ पर इजराइल पूरी तरह से डिमोलिश कर देता है अरब नेशन के कॉन्फेडरेशन को। अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो इस वॉर के बाद इजराइल का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इजराइल की टेरिटरी पहले की तुलना में 3 गुना हो जाती है। इजराइल सिनाई पेनिनसुला कैप्चर कर लेता है इजिप्ट से, इसके अलावा गाजा स्ट्रिप भी कैप्चर कर लेता है इजिप्ट से। जो वेस्ट बैंक है जो जॉर्डन के अंदर थी उसको भी कैप्चर कर लेता है इजराइल इस वॉर के बाद। इसके अलावा सीरिया से गोलान हाइट्स को कैप्चर कर लेता है। तो ये इस वॉर का कंक्लूजन है जिसके अंदर इजराइल का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो अरब नेशन का कॉन्फेडरेशन है वो पूरी तरह से हार जाता है इजराइल से। इस वॉर के अंदर यूएसए सपोर्ट करता है इजराइल को, इसके अलावा यूएसएसआर सपोर्ट करता है अरब नेशन के कॉन्फेडरेशन को। इसका एक और काउंटर इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि इजिप्ट जो सुएज कैनाल है उसको पूरी तरह से रोक देता है और उसके बाद हमें ऑयल क्राइसिस देखने को मिलते हैं। तो 1973 का जो ऑयल क्राइसिस है वो इस वॉर से लिंक्ड है और इस वॉर की वजह से उत्पन्न हुआ था। अगर चौथे वॉर की बात की जाए तो उसको योम किपुर वॉर के नाम से जाना जाता है। अगेन यहाँ पर अरब देशों का कॉन्फेडरेशन जिसको इजिप्ट लीड कर रहा था इजराइल के ऊपर हमला कर देता है। योम किपुर एक ऑस्पिशियस डे है इजरायली या जूइश कम्युनिटी के लिए। उस दिन ये 10th डे ऑफ द मंथ ऑफ रमदान को पड़ता है। यहाँ पर अरब देश का जो एक कॉन्फेडरेशन इजराइल के ऊपर सडन हमला कर देता है। इजराइल भी काउंटर अटैक करता है और फाइनली शुरुआत में इजराइल को कुछ हार्डशिप देखने को मिलती हैं, कुछ टेरिटरी उसकी अनेक्स कर ली जाती हैं, लेकिन बाद में इजराइल वो टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर लेता है। और ये इस वॉर का कंक्लूजन है कि कुछ भी निकल के नहीं आता है और यूएसएसआर भी इसके अंदर और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। अरब नेशन के जो कॉन्फेडरेशन है उसको सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर, खासकर इजिप्ट को, और यूएसए सपोर्ट करता है इजराइल को। तो इस वॉर की अगर बात की जाए तो ये एक लास्ट वॉर है इस सीरीज के अंदर, उसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशन भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर इम्प्लीकेशन की बात की जाए तो सबसे पहला इम्प्लीकेशन है कि ये जो वॉर है वो इजराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में पीस प्रोसेस की एक शुरुआत होती है, क्योंकि इजराइल को पता लग जाता है कि वो हमेशा नहीं जीत सकता।
उसको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है इस वॉर के दौरान। तो यहाँ पर वो भी पीस को लेके एक अपना कदम उठाता है। इसके अलावा यूएसए भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है दोनों ही नेशन के बीच में पीस इस्टेब्लिश करने को लेके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूएसएसआर का एक्सपेंशन इस रीजन के अंदर बढ़े। दूसरे इम्प्लीकेशन की अगर बात की जाए तो इजिप्ट और इजराइल के बीच में इस वॉर के बाद पीस इस्टेब्लिश हो जाती है। कुछ अकॉर्ड साइन होते हैं जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच में कोई वॉर नहीं होता है। तीसरा अगर इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन की बात की जाए तो यूएसएसआर का एक्सपेंशन या यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस इजिप्ट के ऊपर यहाँ इस वॉर के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन हैं योम किपुर वॉर के। अगर एक टर्म की बात की जाए जिसको इंतिफाडा के नाम से जाना जाता है, इंतिफाडा का मतलब अरब लैंग्वेज के अंदर जिहाद या रिबेलियन होता है। और जैसे ही 1967 के टाइम पर ये जो इज़राइल है वो वेस्ट बैंक को कैप्चर करता है, तो वहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन है जो अरब है वो इज़राइल अथॉरिटी के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, पत्थर फेंकना शुरू कर देती है। इसके अलावा अलग अलग वेपन से हमला करना शुरू कर देती है। और इस वॉर के बाद ये सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इवेंट नहीं है, ऐसे कई इवेंट्स हैं, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं अक्रॉस द रेंज ऑफ टाइम, अलग अलग दौर में। और जो हमास का इशू है या हमास एज अ मिलिटेंट ग्रुप निकल के आता है 1988 के अंदर, वो भी इसी का नतीजा है। यानी कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो खुद से लड़ाई लड़ती है इजराइल के अगेंस्ट उनके इलीगल ऑक्यूपेशन को लेके। ये कहानी थी वॉर्स को लेके। इसके अंदर हमने 4 इंपॉर्टेंट वॉर्स देखी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वॉर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्म को हमने जाना जिसको इंतिफाडा के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है वायलेंट रिबेलियन। अब बारी है इम्पॉर्टेंट अकॉर्ड्स की, अब बारी है इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज की, जिसके बाद इस रीजन में पीस इस्टेब्लिश करने को लेके एक पहल देखने को मिलती है। और यूएसए का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस रीजन में इस तरह के अकॉर्ड्स साइन होने को लेके। तो इस सीरीज के अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट अकॉर्ड है वो है कैंप डेविड अकॉर्ड, जो कि साइन हुआ था 1978 के अंदर। कैंप डेविड अकॉर्ड की बात की जाए तो कैंप डेविड एक जगह है यूएसए के अंदर। वहाँ पर तीनों ही हेड ऑफ स्टेट यानी कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादत, यूएसए के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एंड इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मेनेचम मिलते हैं 1917 में सितंबर में। और वहाँ पर एक अकॉर्ड को लेके बात होती है इन तीनों ही के बीच में। इजराइल ये जो यूएसए है इसके अंदर इंटरवीन करता है, इसके अंदर मीडिएट करता है। फाइनली इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक ओवर आर्किंग पीस ट्रीटी साइन हो जाता है जिसको कैंप डेविड अकॉर्ड के नाम से जानते हैं 1979 के अंदर। तो उसके बाद इजिप्ट और इजराइल के बीच में कोई इंपॉर्टेंट वॉर नहीं होती है, दोनों ही के बीच में पीस इस्टेब्लिश हो जाता है। इजिप्ट भी इसके बाद यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस से अलग हो जाता है और यूएसएसआर का एक्सपेंशन और ज़्यादा नहीं हो पाता इस रीजन के अंदर। दूसरे इंपॉर्टेंट अकॉर्ड की बात की जाए तो उसको ओस्लो अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ये अकॉर्ड साइन हुआ था इजराइल और पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी के बीच में। दोनों ही जो अथॉरिटी हैं वो एक पीस प्रोसेस को लेके अपनी स्वीकारता करती हैं और दोनों ही अथॉरिटीज़ मिलती हैं और एक पीस प्रोसेस पर साइन करती हैं। इस अकॉर्ड के बाद जो इजराइल है वो वेस्ट बैंक को खाली करने को लेके अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है और यहाँ से जो पीस प्रोसेस है दोनों के बीच में शुरू हो जाता है। रिफ्यूजीज़ का एक्सचेंज को बारे में दोनों ही के बीच में बात होती है। तो पहला ओस्लो अकॉर्ड 1993 में होता है, दूसरा अकॉर्ड 1995 में होता है। 1995 का जो अकॉर्ड है उसके अंदर जो वेस्ट बैंक है उसको 3 हिस्सों में बांट लिया जाता है। एक हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में चला जाता है, दूसरा हिस्सा पैलेस्टीनियन के कंट्रोल में आ जाता है और तीसरा हिस्सा इजरायली मिलिट्री के कंट्रोल में रहता है। लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भार पैलेस्टीनियन सिविल अथॉरिटी को दिया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है आपका ओस्लो अकॉर्ड को लेके। तो ये एक स्टोरी थी जिसके अंदर हमने इम्पॉर्टेंट वॉर्स और इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ को देखा दोनों ही देशों के बीच में घटित। शुरुआत में हमने वॉर्स को देखा, उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ को देखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जो डिस्कशन है वो पसंद आया होगा। अगर आप किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।